नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्पेशल स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी दी हैं, अधिनियम 2016 में जो 21 प्रकार की विकलांगता के प्रकार दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें से पहले आता है ब्लाइंडनेस आता है। तो ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, दृष्टिबाधित। इसके बारे में जानेंगे कि ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति की दृष्टि नष्ट हो जाती है, या फिर वो चश्मे या लेंस की सहायता से या फिर अन्य उपकरणों की सहायता से वो बिल्कुल नहीं देख पाता है, वह व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति कहलाता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार दृष्टिबाधित उस व्यक्ति को कहते हैं जब एक व्यक्ति 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से उंगलियों को नहीं गिन सकता या गिनने में असमर्थ रहता है। इसके अलावा चश्मे के प्रयोग करने पर भी वह 6/60 या उससे कम पर ना देख सके, वह व्यक्ति दृष्टिबाधित कहलाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को विकास का अनुभव नहीं होता है, तब वह पूर्ण दृष्टिबाधित व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, जिसमें आपको देखने से समझ में आता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति गति के लिए, चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और इसी से वो ब्रेल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है लो विज़न। लो विज़न का तात्पर्य होता है ऐसे दृष्टिबाधित बच्चा जो हल्का लाइट का अनुभव करता है या फिर चश्मे की सहायता से हल्का सा देख सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें लो विज़न के कुछ प्रकार होते हैं। इसे आर्थिक अंधापन कहते हैं। इसमें व्यक्ति के 6 मीटर या 20 फीट से उंगली गिन सकता है, वो लो विज़न के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कि मैनिफेस्टिंग अंधापन। इसमें 1/60 विज़न पर लाइट का अनुभव वो कर सकता है। फिर आता है तीसरा नंबर निरपेक्ष अंधापन। यह इसमें टार्च का थोड़ा अनुभव कर सकता है। और इसके आता है निवारणीय अंधापन। निवारणीय अंधापन ऐसा अंधापन होता है जिसमें से व्यक्ति को कुछ बीमारी होती है, जिसे कहते हैं ग्लूकोमा, ट्राइकोमा आदि बीमारी होती है। इसमें दवाई के माध्यम से वो ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ में कुछ अन्य जो होते हैं लो विज़न के होते हैं, जो सामान्य लोगों पर बीमारी हो जाती है, जैसे कहते हैं किडनी का दृष्टिदोष, मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमायोपिया, और फिर जरा दृष्टि दोष, और इसके बाद आता है अबिंदुतकता, और फिर लास्ट में आता है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये आता है, इसमें दो विज़न के अंतर्गत आता है। ये सामान्य व्यक्तियों में ये बीमारी होती है, और ये ज़्यादातर लेंस या चश्मे के द्वारा ठीक हो जाती है, या फिर ठीक नहीं होती, इसमें काम चलने लगता है। लेकिन इस पर ये लो विज़न वाला, इसमें कोई विकलांगता जो हमने अन्य बताया, जो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये विकलांग के कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के नियम है 6/60 विज़न पर वो लाइट का अनुभव कर सके, वो लो विज़न के अंतर्गत आता है, वो विकलांग कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं लेप्रोसी कार्ड पर्सन। इस लेप्रोसी कार्ड पर्सन का हिंदी में तात्पर्य होता है कुष्ठ रोग। तो यह जनरली हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में या फिर चेहरे में हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं, या फिर उनकी उंगलियों में क्या होता है तोड़ पड़ जाती है, और वो धीमे धीमे करके कट के गिरने लगती है। हमें देखने से मालूम पड़ता है। तो कुष्ठ रोग होने से व्यक्ति के हाथ पैरों में संवेदनशीलता की कमी हो जाती है, और आँख तथा पुतलियों में भी संवेदनशीलता के आंशिक अभाव होने लगता है। ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये इसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर कुष्ठ रोग का परीक्षण करने के लिए एक प्रभावित त्वचा परीक्षण करते हैं। अगर हमको परीक्षण करना है तो सबसे पहले हमको त्वचा परीक्षण करनी होती है, और इस प्रकार की क्रियाओं को स्कैल्पिंग कहते हैं, या फिर त्वचा बायोपिया कहते हैं। तो ये जनरली ये रोग अधिकतर देखने में मिलता है कुष्ठ रोग, और इसको भी विकलांग अधिनियम 2016 में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत जैसे आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि इसमें से जो पैर से ना चलने वाले
व्यक्ति भी शामिल होते हैं। हाथ से जिसके कोई हाथ कटा होता है, ये हाथ नहीं काम करता, ये फिर पोलियोग्रस्त हो, ये फिर शरीर यानी शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। जो एक हाथ से विकलांग हो, एक पैर से विकलांग हो, दोनों पैर से विकलांग हो। इसमें भी कुछ कैटेगरियाँ जोड़ी गई हैं। जैसे कि हमने इसमें दिखाया गया है कि OL मतलब एक हाथ से, OL मतलब 1 लेग, OA मतलब 1 आर्म, BA मतलब बोथ आर्म, तो BL मतलब बोथ लेग। इसमें भी कई कैटेगरियाँ हैं और उसमें अलग अलग कैटेगरी को बांटा भी गया है। तो इसमें जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसमें काफ़ी कैटेगरियाँ जोड़ी गई है और उसमें इसके जो है शरीर का जो बनावट होती है, उसमें अगर हड्डी संबंधी कुछ भिन्नता या टेढ़ापन आता है तो वो OH यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली जो कैटेगरी आती है, हाँ, ड्रॉप्सिज्म माने होता है बौनापन। तो हम इसमें चित्र के अनुसार देखने में समझ में आता है कि बौनापन क्या होता है। बौनापन आप सभी लोग जानते हैं कि बौनापन एक प्रकार की ये आनुवांशिक बीमारी होती है। सामान्यतः जो व्यक्ति का शरीर का लंबाई होती है, वो लंबाई सामान्यतः न बढ़ पाना, वो बौनापन कहलाती है। जैसे मैं एक व्यक्ति 5 फुट 6 फुट से ऊपर होता है, लगभग होता है, अगर वो उस व्यक्ति की उतनी लंबाई नहीं हो पाती, उससे बहुत छोटा होना, शरीर के अंगों का ना बढ़ना, ये बौनापन कहलाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का बढ़ना भी अनिवार्य है। यदि शरीर नहीं बढ़ता है तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ बीमारी है, तो ये उसमें बौनापन कहलाता है। अच्छा, जानते हैं बौनापन एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। ठीक है, बौनापन के भी कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं जो 2-3 प्रकार होते हैं, समझते हैं। तो नंबर 1 में आता है कि रोजोमेलिक ये ऐसा बौनापन होता है जिसमें बाजू और यानी बाजू हैंड और जांघों का छोटी होती हैं, बाकी शरीर बिल्कुल समान रहता है, शरीर का आकार समान होता है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर है मीजोमेलिक आता है। मीजोमेलिक में केवल आगे का जो हाथ होता है, हैंड का विकास नहीं होता है, लेकिन हैंड का विकास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और नीचे के पैर के नीचे होता है, यानी घुटने के नीचे का भाग होता है, उसका भी विकास अधिक नहीं हो पाता है। मीजोमेलिक आता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है एक्रोमेलिक में होता है हाथ पैर दोनों का विकास नहीं हो पाना। इसमें हाथ है, इसमें दिखाया गया है कि एक्रोमेलिक हाथ पैर दोनों का विकास नहीं हो पाया। और लास्ट में आता है जो चौथा नंबर होता है वो माइक्रोमेलिक होता है, जिसमें क्या होता है कि हाथ पैर और शरीर का दोनों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि वो सामान्य व्यक्ति से बहुत छोटा होता है, बच्चे की तरह होता है, उसकी उम्र तो बढ़ जाती है, वो बौनापन होता है। और ये इसको भी PWD एक्ट में 2016 में इसको शामिल किया गया है। और ये एक प्रकार की बीमारी के साथ साथ में अनुवांशिक रोग के साथ में विकलांगता के प्रकार भी है। इसके बाद पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मतलब का तात्पर्य होता है बौद्धिक अक्षमता, यानी कि इसमें ये ऐसी विकलांगता होती है जिसमें कभी मानसिक मंदता भी कहा जाता था। यानी इस विकलांगता को पहले क्या कहते थे, मानसिक मंदता भी कहा जाता था। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें से विकास के सभी पहलू देरी से होते हैं। यानी कि इसमें विकास के पहलू क्या होता है, पहले विकास होना, बच्चा पहले बड़ा होता है ना, तो उसका लंबाई बढ़ती है, उसकी जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, उसके जो दैनिक क्रिया है, संवेदनशीलता है, वो बढ़ती है। तो यानी कि इसमें इस बीमारी से होने से ये बच्चों में क्या प्रभाव होता है, विकास के सारे पहलू रुक जाते हैं, यानी देरी से होते हैं। ये मुख्यतः 4 क्षेत्र में इसके विकास के पहलू में बीमारी में समस्या पाई जाती है, जैसे कि शरीर के संतुलन में नियंत्रण न कर पाना, सोचने और स्थितियों में अभाव होना, सोचने तथा समझने की क्षमता में अभाव होना, बुद्धिमान पूर्णता किसी कार्य को निपटाने में समस्या होना, और लोगों से बातचीत करते समय अथवा समाज में सामंजस्य न बैठा पाना है। यानी कि जैसे मान ली कोई बच्चा को हम किसी माहौल में छोड़ देते हैं तो 1 दिन 2 दिन बाद उस समाज में यानी उस स्थिति में घुल मिल जाता है, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी बच्चे में होती है तो वो समाज में घुल मिल नहीं पाता है। तो यानी कि 2-3 दिन बाद बच्चे सामान्यतः घुल मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी में बच्चा जल्दी नहीं घुल मिल पाता है।
ये स्थिति होती है। अच्छा, इसमें समझते हैं एक बात ये है कि ये एक विकार, ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें मानसिक विकास देरी से होता है, बस इतनी। ये बीमारी हम इसको बीमारी मान के नहीं चलें, ये इसमें क्या है, मानसिक विकास देरी से होता है। और इसमें बच्चों का जो IQ लेवल होता है ना, वो IQ लेवल 85 से नीचे होता है। और यानी कि इसमें बीमारी को समझने में हमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों को में अधिक उपयोगी होता है इस बीमारी को समझने के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला नंबर आता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी। तो इसके बारे में समझते हैं। ये इसका टॉपिक बड़ा है, मेंटल इलनेस में काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसका। तो मानसिक मेंटल इलनेस में होता है मनोविकार भी कहते हैं इसको। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के व्यवहार में संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक आज सभी में परिवर्तन आता है। जैसे देखने में समझ में आता है कि ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, यानी इसमें मस्तिष्क में असंतुलन रहता है। जो हमारी संज्ञात्मक क्रिया होती है, संज्ञात्मक और क्रियात्मक, यानी संवेगात्मक मतलब होता है हमारे संवेदी अंग, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा, मुँह, ठीक है, इनमें भी नियंत्रण में समस्या होती है। दूसरी बात होती है क्रियात्मक, यानी कि जो कार्य हम करते हैं, कार्य भी आसानी से सही ढंग से हम नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा मनोविकार यानी कि मेंटल इलनेस रोग होता है किसी बच्चों में। तो इसके बाद संज्ञानात्मक के तात्पर्य होता है कि अगर इस प्रकार की रोग है किसी बच्चे में, तो संज्ञान होता है, संज्ञान में समझना, किसी को पहचानना। तो व्यक्ति किसी को एक बार समझ लेगा, इसके बाद फिर अगली बार से पूछा जाएगा, फिर भूल जाएगा। तो ये एक प्रकार की इसमें इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, और सबसे बड़ा एरिया इसी का है। तो ये 5 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अवसाद, डिप्रेशन। जब भी मानसिक बीमारी हो जाती है, मानसिक रूढ़ता होती है, तो उस व्यक्ति को पहले होता है अवसाद, डिप्रेशन होता है, यानी माइंड में एक डिप्रेशन बना रहता है। कि डिप्रेशन माने होता है टेंशन बनी रहती कि क्या आगे होगा, क्या करना है। दूसरा भाग होता है भूलने की बीमारी। तो इस प्रकार की मेंटल इलनेस होने से एक से कारण ये होता है कि ये व्यक्ति अधिकतर कोई वस्तु तुरंत भूल जाता है, भूलने की बीमारी अधिक होती है। तीसरा होता है पार्किंसन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। पार्किंसन क्या होता है, जब ये कभी कोई व्यक्ति या फिर किसी रोगी को जो इसको मेंटल इलनेस तब होता है जब उसकी दिमाग की नस दब जाती है, और दिमाग की नस दब जाने के कारण उसे पार्किंसन रोग हो जाता है। और इस बीमारी से जो सामान्य कार्य जो व्यक्ति करता है और वो कार्य नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि सुई में धागा डालना और गिलास को पकड़ना और सुई को उठाना, ये कार्य वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इसके साथ साथ में चौथा नंबर जो आता है इसके बाद फोबिया। मेंटल इलनेस के अंतर्गत जो फोबिया होता है, यह भी मानसिक रोग होता है। और ज़्यादातर लोग इसको फोबिया को डर के कंपेयर करते हैं, यानी डर ही मानते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये डर नहीं होता है। डर का तात्पर्य वो होता है कि जैसे मान लो कोई बालक किसी चीज़ से डर गया, मान लो घर में कोई वस्तु ऐसी रखी हुई है जिसकी आकृति देखने में तो बड़ा भयावह है, लेकिन वो कुछ दिन तक देखता रहेगा। देखने के बाद अगले दिन बाद फिर वो उस वस्तु को देखेगा ना, तो देखते देखते उस वस्तु में फिर वो भयभीत नहीं होगा और उसका डर समय के साथ दूर हो जाएगा। तो ये डर अलग है। लेकिन जब हम फोबिया की बात करते हैं तो फोबिया एक ऐसी किसी वस्तु से भय होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को देख कर भय होना या किसी पानी को देख कर भय होना, उसको फोबिया कहते हैं। वो जो फोबिया मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति को होता है, उस फोबिया को दूर करने के लिए हमको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन डर के दूर करने के लिए हमको इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो समय के साथ धीमे धीमे अपने आप ख़त्म हो जाता है। और एक बात इसके अंतर्गत एक और भाग आता है मानसिक इलनेस के अंतर्गत एक भाग आता है, उसको कहते हैं ADHD, यानी अटेंडेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर। यानी कि कोई इस तरह की बीमारी व्यक्ति होता है जो मानसिक इलनेस से बीमारी होता है,
उस व्यक्ति को अटेंशन माने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि अगर वो बैठा होता है, वो किसी व्यक्ति को ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो वो उसका कंसंट्रेट नहीं रह पाता, किसी वस्तु पर उसका कंसंट्रेट का भाव रहता है। इसके बाद अगले जो हमारी इसकी पीडब्ल्यूडी एक्ट की प्रकार है वो सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी के बारे में हम पढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात होता है। ये एक प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात है और ये एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जब सेरेब्रल पाल्सी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये इससे भी हम समझ में आता है कि ये भी मस्तिष्क संबंधी रोग होता है। तो जब मस्तिष्क में जो कुछ प्रकार की क्षति हो जाने के कारण, यानी किसी प्रकार के चोट लगने से, कुछ किसी तरह से कारण से होने के कारण उसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं, उस मांसपेशियों का संपर्क शरीर से टूट जाता है। और ये इससे क्या होता है, इसमें से ये 3 प्रकार के इसमें कारण होते हैं। ये नंबर 1 होता है माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी, मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी और सर्वर सेरेब्रल पाल्सी। तो माइल्ड के बारे में जानते हैं। माइल्ड एक प्रकार का होता है अति अल्प। जब इस तरह के मान लो कोई व्यक्ति के रोग होता है तो कुछ में थोड़ा कम देखने में मिलता है, कि इसमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो उसे कहते हैं माइल्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ इसमें गामक क्षमता, मतलब चलने फिरने में थोड़ी समस्या आती है और सीखने में अक्षमता होती है। इसके बाद आता है मॉडरेट माने होता है, उसमें मॉडरेट में हल्का अल्प होता है, यानी कि थोड़ा सा चले फिरेगा तो ठीक, लेकिन हल्का समस्या होगी। इसके बाद है सर्वर में गंभीर, जो गंभीर रोग होता है उसमें क्या होती है, वो गामक क्षमता उसकी कमज़ोर होती है, शरीर की स्थिति में संबंधी संतुलन में प्रॉब्लम होती है, यानी उसको पूर्णतः प्रभावित रहता है। और इसको जो है उम्र के आधार पर 4 साल की उम्र के आधार पर इस व्यक्ति के लक्षण को देखा जा सकता है। और इसको होने के कारण क्या कारण तो बहुत सारे हैं, कि अगर मान लो सेरेब्रल पाल्सी व्यक्ति को हो जाता है, कि क्या कारण से होता है, तो कारण अनेक है। जैसे हम कह दिए जाए कि किसी व्यक्ति के रोगी के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, मस्तिष्क में सूजन का आ जाना, या फिर मस्तिष्क में संक्रमण हो जाना, या फिर गर्भावस्था के दौरान उसमें बच्चों में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर बैक्टीरिया द्वारा, या फिर उसमें दिमाग में पानी चला जाना। ठीक है। इस रोग की जांच के लिए हम कुछ विधि के प्रयोग करते हैं। इस जांच CT स्कैन बोलते हैं। जैसे CT स्कैन होता है। दूसरा जांच होती है MRI के माध्यम से मस्तिष्क में घाव का पता लगा सकते हैं। और ECG के द्वारा भी मस्तिष्क की जाँच की जा सकती है। आगे बहुत सारी जाँचें हैं कुछ। इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबल। तो स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबल के अंतर्गत हमारा इसका हिंदी में तात्पर्य होता है कि विशिष्ट सीखने की विकलांगता, यानी कि अच्छा, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो जिसमें स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी पाई जाती है, वो बच्चों में सीखने संबंधी विकलांगता होती है। यानी वो कुछ चीज़ हम सिखाते हैं, वो सीखने में क्या होता है, सीखने में प्रॉब्लम होती है। यानी मस्तिष्क में क्या, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। तो इसमें बच्चों में एक प्रकार का अत्यधिक विकार होता है। लेकिन इस तरह के बच्चे के IQ लेवल तो समान होता है, यानी कहने का तात्पर्य होता है ये सामान्य बच्चों का IQ लेवल होता है जैसे 90+ होता है। तो ऐसे इस रोग की स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी वाले रोगों की बच्चों में भी IQ लेवल 90 से ऊपर होता है। लेकिन वो उनके कार्य भी अच्छे होते हैं, बच्चे सीखते भी हैं। लेकिन जब कभी उनसे पूछ लिया जाए कोई भी चीज़ के बारे में, तो अचानक एकाएक वो उस चीज़ को बताने में असमर्थ रहेंगे, या फिर कैलकुलेशन करने में, गणितीय समस्या करने में असमर्थ रहेंगे, या फिर पढ़ने में भाई आना, यानी IQ लेवल बात अलग। लेकिन इस तरह के रोगी व्यक्ति के बच्चों को क्या पढ़ने में भी समस्या होती है। किसी को, सबको एक साथ सभी रोग नहीं होता है। किसी को पढ़ने में समस्या होती है, किसी को देखने में समस्या होती है, और किसी बालकों को गणितीय कैलकुलेटर करने में समस्या होती है। तो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, और आगे इसकी बहुत सारे पार्ट हैं, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही,
और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे की डिसेबिलिटी है वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाया है। अभी एक पार्ट में भी यहाँ से पढ़ते हैं, यानी कि स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगला यानी कि 10 नंबर से आगे पूरा कर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।